आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3 का ये जीएस पेपर का जो वीवीआई क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। अब जीएस पेपर किसके लिया होता है समझिए। पार्ट 1 पार्ट 2 में तो वैसे एग्जाम होता है जो आपने कंपोजिशन और सब्सिडियरी लिया हुआ होता है। पार्ट 3 में क्या होता है, एक जीएस का पेपर होता है जो 100 नंबरों का होता है। ये सबके लिए होता है, आप चाहे साइंस मतलब साइंस आप लिए हों या आर्ट्स लिए हों या कॉमर्स लिए हों, यानी कि बीए बीएससी या बीकॉम आप कोई भी कर रहे हो, आपको जीएस का एक पेपर देना होता है। और जीएस के पेपर का हम आज टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन, आज नहीं ये 2-3 सीरीजों में हम इसको करेंगे। टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन, आप टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं करेंगे, आंसर लिखना भी आपको हम सिखाएंगे कि कैसे इसका आंसर लिखा जाएगा, परीक्षा में कैसे परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं ताकि आपको बढ़िया नंबर मिल सकता है। और साथ में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर लिखा है और जिनको बहुत बढ़िया नंबर मिला हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप में उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया हुआ है। हम फीडबैक देने के लिए थोड़े कहते हैं, लेकिन बच्चे क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, उनको अगर अच्छा लगा बढ़िया लगता है तो उस फीडबैक देते हैं। वो वहाँ पर फीडबैक देते हैं कि हाँ अच्छा नंबर आया। एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद वो फीडबैक वहाँ पर दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं जाकर। और एक बात, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का एक और ज़्यादा आपको आवश्यकता पड़ेगा। क्या आवश्यकता पड़ेगा कि हम तो यहाँ लिखना सिखा देंगे, आपको इन क्वेश्चनों का आंसर लिखना सिखा देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिख रहे हैं तो सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। ये जांच कैसे होगा, इन क्वेश्चनों का आंसर हम सिखाएंगे लिखना। आपको इन क्वेश्चनों का आंसर सिखाने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में आंसर लिखकर भेजना होगा। वहाँ पर हम चेक करके आपको बताएंगे, एक एक बारीकियों को चेक करते हैं, एक एक लाइन आपको चेक करेंगे, चेक करके आपके आंसर को और हम बताते हैं। और देखिएगा बहुत सारे बच्चे उसमें आंसर लिख कर भेजते हैं, ऐसा बात नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर खुद ही देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप आंसर लिख कर भेजेंगे, हम चेक करके बताएंगे कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या है, लिखावट कहाँ बढ़िया होना चाहिए, कहाँ डायग्राम होना चाहिए, कहाँ चार्ट होना चाहिए, कहाँ पर मैप बनाना है, किस बात को अंडरलाइन करना है, किसको अंडरलाइन नहीं करना है, कौन से कलम से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे अभी हम। और साथ में आप जो लिख कर भेजेंगे उसको बताएंगे कि यहाँ आपकी गलती है, यहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम में सर्च करना है हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं जीएस पेपर का। ठीक, तो सबसे पहला हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं, इससे समाज में होने वाले लाभ और हानि के बारे में लिखें। अब दिक्कत बच्चों को ये भी होता है कि क्वेश्चन का आंसर तो रट कर याद कर लेते हैं या किसी अपने दोस्त में से देखकर लिख लेते हैं। दोस्त में से देखकर लिखने का मतलब पता है ना, एग्जाम में आप ग्रेजुएशन में कौन आपका एगो दोस्त होता है, बहुत कम चांस होता है वो दोस्त आपके पास रहे। ठीक, अगर टीचर आ गए तो फिर पिटिए देंगे। टीचर आ गए तो क्या कर सकते हैं, आपको कॉपी छीन सकते हैं, आपका कॉपी छीन सकते हैं, आपको बाहर बैठा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं टीचर। तो आपको, और एक बात, अगर दोस्त में से या किसी में से चीटिंग करके आप लिखते हैं तो आपका स्पीड स्लो हो जाता है, आप सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते हैं, पूरा जो जितना पेज होता है उतना भर नहीं पाते हैं। तो ये अपने पर भरोसा रखना है, और कैसे अपने पर भरोसा रखना है, कैसे सब आराम से याद हो जाएगा, लिखने का तरीका बेहतर कैसे होगा। सभी लोग एक ही आंसर लिखेंगे, लगभग तो एक ही आंसर लिखते हैं ना, लेकिन कुछ लोगों का आंसर बढ़िया हो जाता है, कुछ लोगों का खराब कैसे हो जाता है, उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम ये सब नहीं बनाए होते, उनका आंसर खराब होता है, जो बनाए होते बढ़िया होता है। तो चलिए आज वो भी हम सीखेंगे। और एक बात आप कहेंगे अरे मैप इसमें कहाँ बनाना होगा, जीएस में सब कुछ रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपको सब कुछ वहाँ पर उसमें रहेगा। समझ लीजिए जितने भी मतलब आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हो गए, साइंस वाले सब्जेक्ट हो गए, सब उसमें रहेगा। साइंस वाला सब्जेक्ट में से ज़्यादा नहीं रहता, नॉर्मल रहता है, लेकिन आर्ट्स वाला सब्जेक्ट में सबसे अधिक रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं, इससे समाज में होने वाले लाभ और हानि के बारे में लिखिए। अभी हम लिख कर इसको बताएंगे कि हाँ कैसे इसका आंसर लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अब देखिए सूचना का अधिकार, आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात, यहाँ लाभ और हानि के जगह पर लिखा चुनौतियाँ भी लिखा हुआ हो सकता है, इससे समाज में होने वाले लाभ और हानि हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि सूचना का अधिकार से संबंधित चुनौतियों का वर्णन करें, ऐसे भी हो सकता है। तो यही उसका आंसर हो जाएगा, लाभ और हानि हो, चुनौतियाँ हो या कमियाँ हो, या ऐसा लिखिए कि सूचना का अधिकार की कमियों का वर्णन करें। सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं, सूचना का अधिकार की कमियों का वर्णन करें, तो यही आंसर होगा, क्योंकि लाभ और हानि मतलब कमियां ही होती हैं, हानि क्या होता है, कमियां ही होती हैं।
चुनौतियाँ क्या होती है, वही हानि जो हो रहा है वही तो चुनौती होगा, और क्या होगा। तो वही बात इसमें भी आंसर में होगा, नहीं तो आप कहिए अरे आपने कुछ और कहवाया था आगे कुछ और गया। ऐसा बात नहीं है, सिर्फ घुमा दे क्वेश्चन तो आप घुमरिया के गिर मत जाइए वहीं पर। क्या है, शांति दिमाग एकदम सोचना है कि हाँ यही क्वेश्चन है कि नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे क्या है, ग्राम पंचायत किसे कहते हैं। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, इसके संगठन पर प्रकाश डाले। अगर 10th क्लास में आप पढ़े होंगे तो सूचना का अधिकारों मिला होगा, नहीं सूचना का अधिकार उस समय तो मतलब आ गया था, ऐसे आप जब 10th क्लास में वहाँ आ ही गया था, सूचना का अधिकार तो बहुत दिन पहले ही लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार से संबंधित वर्णन आपके बुक में होगा, या अभी 10th क्लास का बुक देख लीजिएगा उसमें है, सूचना का अधिकार वाला है। साथ में ग्राम पंचायतों का वर्णन भी 10th क्लास वाला में है, कितने स्तर पर ग्राम पंचायत होते हैं, मुखिया कौन होते हैं, समिति कौन होता है, जिला परिषद क्या होता है, ग्राम पंचायत में कौन कौन अंग है, ग्राम रक्षा दल हो गया, ग्राम पंचायत न्याय कैसे करता है, ये सब 10th क्लास की किताब में है NCERT में। तो और ये आपको भी ये पढ़ने हैं, ग्रेजुएशन में तो वही तो पढ़ने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, इसके संगठन पर प्रकाश डाले, ये भी क्वेश्चन है। ठीक, अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर प्रकाश डालें। जो DPSP होता है इसको DPSP कहते हैं, ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को DPSP कहते हैं। तो DPSP के बारे में आपको लिखना है। और अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखकर उसकी व्याख्या करें। सब क्वेश्चन का आंसर कैसे आप लिखेंगे, देखिए दो गो तरीका है। एगो तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर लिखकर आपको दिखा देंगे, समझा देंगे, देखिए ऐसे ऐसे लिखना है, ऐसे डायग्राम, ऐसे चार्ट, ऐसे फ्लो चार्ट, आपको मतलब ये अलग अलग डाटा आपको डालने हैं, आपको ऐसे ऐसे बनाना है, यहाँ अंडरलाइन करने हैं, यहाँ इस बात का ध्यान रखना। साथ में ही बाकी 3 गो जो क्वेश्चन है, 3 गो नहीं, ये बता देंगे हम अभी लिखकर, आपको कॉपी पर उसको लिख लेना है। और बाकी 3 गो क्वेश्चनों को आपको खुद से इंटरनेट से आंसर ढूंढ कर उसको टेलीग्राम ग्रुप में भेजने हैं। आंसर ढूंढ कर उसको अपने भाषा में लिख कर बढ़िया से, जैसे जैसे बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे यहाँ डायग्राम होगा, तो अपने से थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अच्छा ऐसे ऐसे डायग्राम होगा, तो उन डायग्रामों के माध्यम से करके आपको भेजने कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ चेक करके हम बताएंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। साथ में ही अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम मतलब लिख नहीं सकते, आपको उतना समझ में बढ़िया से नहीं आया, लिख आंसर इसका नहीं सकते, तो आप यहीं पर कमेंट करिए कि नहीं चारों का हमें आंसर बताइए, तो चारों का हम आंसर लिख कर यहीं पर बता देंगे। ठीक, अगले वीडियो में हम जो क्वेश्चन करवाएंगे उन चारों का आंसर लिखकर हम वहीं पर बता देंगे। तो आप ये कमेंट करिए अगर आपको चाहिए आंसर, तो नहीं तो अगर लिख सकते हैं तो फिर ठीक है, समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये क्वेश्चन है, ये VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान रखिएगा। और चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानि के बारे में लिखना है, तो इसको लिखने का हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ, इन क्वेश्चनों का भी लिख लीजिए आप, ताकि टेलीग्राम ग्रुप में आज ही आपको आंसर लिखकर भेजने हैं, ध्यान रखिएगा। आज ही कम से कम 4 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चनों का आंसर आज ही आपको लिखकर भेजने हैं। ठीक, आपको आलस नहीं करना है, आंसर लिखकर भेजने हैं। हमें तो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि उनको लिखना बहुत दिन हो गया होगा, 2 पेज 4 पेज 6 पेज जो लिखना है वो बहुत दिन वैसा हो गया होगा। ऐसे नॉर्मल लिख रहे होंगे, नॉर्मल हिंदी जो आप पढ़ रहे हैं इसमें लिखना बड़ा दिन हो गया होगा आपको। तो एक काम करिए, लिखिए इसको, नहीं तो बड़ा तकलीफ देता है उस दिन, हाथ तो दर्द करबे करेगा रात में। और रात को आधा नींद जब तक 12-1 बजे तक, जिस दिन एग्जाम देकर आएंगे ना, 12-1 बजे जब नींद खुलता है ना, तो ये हाथवा दर्द करता है, पता नहीं चलता है दर्द कहाँ कर रहा है। हाथ दर्द करेगा बस पता नहीं चलेगा हाथ में दर्द कहाँ हो रहा है। और कितना भी कोई दर्द का दवा खा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होता है उसका। या गर्म पानी, हल्का हल्का जो गर्म पानी होता है उससे कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं। फिर अगले दिन फिर लिखना है आपको, अगले दिन हाथ का रहा होता है, ये क्या उनसे नौटंकी करवा रहे हैं हमसे, मत लिखवाइए, लेकिन आपको ज़बरदस्ती लिखना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इसको मिटाते हैं। चलिए इन आंसरों को देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहला आंसर में देखिए, आंसर में 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 पार्ट्स होते हैं आंसर लिखने के। ठीक, कौन कौन होते हैं। सबसे पहला जो होता है ये इंट्रोडक्शन होता है, इसको परिचय बोल सकते हैं आप, भूमिका बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा बात होता है, दूसरा सेकंड वाला होता है मिडिल पार्ट होता है, थर्ड वाला होता है जिसको निष्कर्ष बोलते हैं। ठीक, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन बोलते हैं। अब देखिए शुरू में क्या लिखना होता है, मिडिल पार्ट यानी मध्य भाग में क्या लिखना होता है, और कंक्लूजन में क्या लिखना होता है, सब
आज हम लोग देखेंगे। जो डायग्राम चार्ट ये सब बनते हैं ना, सब मिडिल पार्ट में ही बनते हैं। ठीक, तो चलिए समझते हैं, और समझकर आप भी इतने बेहतरीन तरीक़ा से आप आंसर लिखेंगे और लिखकर आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे, वहाँ चेक करके हम बताएंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला है कि सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले सूचना का अधिकार का परिभाषा लिखना होगा, और जितना सिंपल और बढ़िया तरीक़ा से लिखेंगे उतना बढ़िया। सिंपल लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए सिंपल तरीक़ा से, और उसको भी लगे कि आपने किसी गेस्ट पेपर या कहीं से भी आपने रट कर याद नहीं किया है। ठीक, दिक्कत ये होता है ना कि मार्केट में एक कहीं दो गेस्ट पेपर ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, वही सारे बच्चे खरीद लेते हैं, क्योंकि दुकानदार लाते भी वही हैं जिन पर दुकानदारों को ज़्यादा फायदा होता है, और वही वाला आंसर सेम टू सेम सारे बच्चे लिखे हुए रहते हैं। तो वो एग्जामिनर पढ़ पढ़ के एकदम बोर हो जाता है, अरे सब तो एक ही आंसर लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ बेहतरीन तरीक़े से लिखना है। कैसे? सूचना का अधिकार, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग, अब सरकारी विभाग को यहाँ अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब लिखिए कैसे, कुछ बच्चों का सवाल रहता है ब्लू पेन से लिखे, ब्लैक पेन से लिखे, किससे लिखें। तो आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं, जो बातें यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, उन बातों को आप ब्लैक पेन से लिखिए और बाकी सबको ब्लू पेन से लिख लीजिए। हमने तो यहाँ उल्टा करा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने ब्लैक से लिखा है, इसीलिए हमने इसको, ये मेन जो बातें हैं इसको ब्लू से लिखा है, जबकि ये आप लिखिए किससे, ब्लैक से, और बाकी सबको किससे लिखिए, ब्लू से। जबकि हमने मेन बात जो देखो, हम जो लिखे हैं ना उसका उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब इसी को शब्द मत उलट दीजिएगा। हम जो यहाँ लिखे हैं, अगर इसको लिखे हैं हम ब्लू से, तो आपको ये वाला ब्लैक से लिखना, और ये ब्लैक से लिखे तो ये वाला किससे लिखना, ब्लू से। ठीक, क्योंकि हमने क्वेश्चन ब्लैक से लिखा है ना, इसीलिए इधर उधर हो गया है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो बात, फिर इसको अंडरलाइन करेंगे, और देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता है। सूचना का अधिकार यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता है। कौन सा? डाटा वाला जानकारी ले सकता है। अब सरकारी विभाग से किसी का पर्सनल बात नहीं पूछ सकते हैं कि देखिए ये व्यक्ति इस पद पर है, बताइए इसके कितने बच्चे हैं। आप ये नहीं, कोई पर्सनल बातें नहीं ना, उसका बैंक का पासवर्ड पूछने लगिए, ये व्यक्ति इस पद पर है, बताइए इसका बैंक का पासवर्ड बताइए, ये एटीएम का पासवर्ड बताइए, फ़ोन पे का पासवर्ड बताइए, पेटीएम का पासवर्ड। तो ये गलत बात है, ये नहीं कर सकते हैं आप। उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो आप उससे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, संबंधित सूचनाएं, मान लीजिए आपके गांव में स्कूल बन रहा है और बन गया स्कूल, तो आपको पता करना है कि स्कूल में कितना पैसा खर्च हुआ है। तो टीचर तो कोई बताएगा नहीं वहाँ का, तो आप वहाँ पर आरटीआई, जिसको कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक, आरटीआई आप डालकर, जिसको सूचना का अधिकार बोलते हैं, वो आप डालिएगा। आप वो सूचना का अधिकार अगर चाहें तो इंटरनेट पर आप सर्च करिए, एक टोल फ्री नंबर भी होता है। ठीक, उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करिएगा तो डायरेक्ट रजिस्टर्ड हो जाता है। सूचना का अधिकार से संबंधित जो भी आपके सवाल रहते हैं वो सवाल डायरेक्ट रजिस्टर्ड हो जाता है, या आप उसको लिखकर पोस्ट ऑफिस द्वारा भी भेज सकते हैं। ठीक, दो तरीका होता है। तो सूचना का अधिकार से संबंधित कुछ भी आप पूछ सकते हैं कि आपके गांव में नाली गली, अब तो ये सब ऐप पर आ गया है। नहीं तो जो भी आपको देखिए, भारत का कहा जाता है कि भारत का, आप भी शुरू में सुनते होंगे, समझते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, भारत के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। जबकि भारत का तो आरटीआई डाला गया, ये कन्फ्यूजन था तो लोगों द्वारा आरटीआई डाला गया, जिसमें पता करा गया तो पता चला कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। भारत का राष्ट्रीय खेल हर जगह देखिएगा हॉकी छपा हुआ रहता है। जबकि पता करने से, आरटीआई डालने से, सूचना का अधिकार से संबंधित सरकार से सवाल पूछा गया क्या भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है, तो सरकार द्वारा जवाब दिया गया नहीं, हम सारे खेलों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राज्य भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? राज्य भाषा है। और कहा गया कि राष्ट्रपिता क्या भारतीय सरकार या भारत महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानता है, मतलब राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। तो ये कहा गया कि देखिए इसमें सही सूचना तो प्राप्त नहीं हो सकती, आरटीआई में आंसर की सही सूचना तो प्राप्त नहीं हो सकी है, लेकिन हाँ माना जाता है। लेकिन ये मतलब लिखित रूप से कहीं पर नहीं कहा गया कि इनको राष्ट्रपिता कहा गया। सभी लोग मानते हैं तो बस मानते हैं, बस इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो यही सूचना का अधिकार अधिनियम, यही इतनी बड़ी बड़ी जानकारी प्राप्त करवाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ताकतवर है, पावरफुल है। आप अपने अगर बगल में किसी पड़ोसी का नौकरी लगाए तो ये पता कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं किस पोस्ट में रहे, कितना इसको सैलरी होता है, साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि कैसे, अगर इसको कैसे नौकरी लगा, मतलब सब कुछ
सरकारी विभाग द्वारा जो भी किसी को सुविधाएं दी जाती है, मान लो किसी को घर बन रहा है सरकारी विभाग से, तो आप पता करवा सकते हैं कितना पैसा इसको मिला हुआ है, अभी तक कितना मिला हुआ है, आगे कितना मिलेगा, ये सब ये सरकारी विभाग से ये सब सूचना प्राप्त वो फ्री में। ये है सूचना का अधिकार। ठीक, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता है। इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना है। आप किसको किसको अंडरलाइन करेंगे? सरकारी विभाग को अंडरलाइन करेंगे, नागरिकों को सशक्त वाला बात को अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने से ये होता है कि एग्जामिनर को सीधे सीधे नज़र पड़ जाता है। ये अंडरलाइन करना कब है? आंसर लिखने के बाद बीच में अंडरलाइन मत करते रहिए, पता है आंसर ही छूट गया अंडरलाइन करने के चक्कर में। ये सब अंतिम में आपको खुद से, इसीलिए ना 15 से 20 मिनट बचाए जाते हैं, ताकि जहाँ जहाँ अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन नहीं किया इसको करिए, जहाँ जहाँ शब्द में इंपॉर्टेंट है उन शब्द इंपॉर्टेंट शब्दों को अंडरलाइन करना होता है। आंसर में भी बीच में भी इंपॉर्टेंट शब्दों को क्या करिए? अंडरलाइन करिए। जिस कलम से लिखे हैं उस कलम से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, और अलग अगर आपने ब्लू से लिखा है तो ब्लैक से अंडरलाइन करिए। और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र को कामयाब बनाना है। ये सूचना का अधिकार का परिभाषा ये हो गया। अब क्या करेंगे? सूचना का अधिकार का परिभाषा ये हो गया। अब इससे आगे क्या? ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, इतना इंट्रोडक्शन का, ये परिचय का, ये भूमिका का, ये परिभाषा का, ये सब वही हुआ, मेन हुआ। ठीक, अब इसको मिडिल पार्ट कैसे होगा? तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है? यह कानून 2005 में पूरे देश में लागू हुआ। देखिए जून में ये पास हुआ, अक्टूबर में ये लागू किया गया। तो आप चाहें तो डेट लिख सकते हैं, हमने डेट इसलिए नहीं लिखा है कि आप भूल जाएंगे डेट। 2005 भी लिख देंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, 2005 में पूरे देश में लागू हो गया। इसकी प्रमुख विशेषता यह है, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यहाँ से पैराग्राफ, यहाँ जगह नहीं था नीचे तो हमने नहीं लिखा। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें सूचना पाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। अब इतना तो हो गया आपका मेन पार्ट, ऊपर वाला भाग। अब इससे समाज में होने वाले लाभ और हानि को लिखना है, लेकिन आपको लिखने लंबा में है, तो लंबा में लिखना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? सूचना का अधिकार से समाज में होने वाले लाभ, ठीक है, लाभ को विशेषता भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कह देगा इसकी विशेषता लिखे तो लाभ को ही विशेषता गिनवा देंगे। आया समझ में? लाभ को ही क्या गिनवा देंगे? विशेषता। अब लाभ लिखकर, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे डायग्राम बनाएंगे, क्लाउड वाला डायग्राम बनाएंगे, और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में लाभ लिखेंगे। तो आप कहेंगे तो लाभ इतना में खत्म होगा? नहीं, जैसे हैं यहाँ पर क्या? सबसे पहले सरकार के कार्यशैली में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर लगाम, सफल लोकतंत्र की स्थापना और जानकार नागरिक। अब 1 नंबर लिख कर और यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सरकार के कार्यशैली में पारदर्शिता, लिख लेंगे। ये हिंदी है, यही वाला लिख कर अंडरलाइन करके, और इसमें अब लिखना चालू करेंगे कि जब से सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू हुआ है, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता आई है। सरकार को भी ये लगने लगा है कि अगर कोई गलत काम हुआ या भ्रष्टाचार हुआ तो लोगों द्वारा अगर सूचनाएं मांगी गई तो वो सूचनाएं देनी पड़ेंगी, और अगर वो सूचनाएं गलत हुई तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। तो जिसके कारण सरकार के कार्यशैली में पारदर्शिता आई है। साथ में ही पूरे नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि सरकार के कौन सा कार्य हो रहे हैं, उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना समय लगा, कितने लोग लगे, ये सब। तो ये सब ऐसे लिख सकते हैं खुद से। भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगा होगा? अपना दिमाग लगाइए तो भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगा होगा। सफल लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई होगी? भ्रष्टाचार पर लगाम समझते ही है ना, कि जो भी ठेकेदार काम करवाने वाले होते होंगे, आप उदाहरण लिखिए कि गाँव में ठेकेदार पहले काम करवाने वाले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, हुए चाहे नहीं हुए। सूचना का अधिकार के कारण बहुत चेंजेस हुआ है, ऐसा मत सोचिए नहीं हुआ है। तब ठेकेदार ऐसे थे, पहले भ्रष्टाचार होता था, अब नहीं होता, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सफल लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी? कि सफल लोकतंत्र का परिभाषा ही यही होता है कि सबको सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो, सभी लोग ये जान सके कि उनके जो कार्य हो रहे हैं, उनके टैक्स के पैसों से कहाँ उपयोग हो रहा है, उनका टैक्स का पैसा कहाँ कितना खर्च हो रहा है, और इससे हमारे नागरिक जो है एक सशक्त नागरिक बनते हैं, जिसके कारण एक सफल लोकतंत्र की स्थापना होती है। सब लिख सकते हैं। ठीक, जानकार नागरिक, सूचना का अधिकार आने से लोगों को जानकार नागरिक बने, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हॉकी वाला। आप उदाहरण ले सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल पता नहीं था लोगों को, लोग हॉकी समझते जबकि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। ये सब का उदाहरण आप लिख सकते हैं इसमें। हानि में क्या क्या लिखेंगे? हानि में ये लिखेंगे कि इससे क्या क्या हानि है सूचना का अधिकार से। सूचना का अधिकार से हानि लिखेंगे, सूचना का अधिकार से निम्न हानि। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 1-2 ही हानि गिनवाएंगे, क्योंकि 1-2 ही हानि है, ज़्यादा हानि गिनवाएंगे नहीं।
कि सबसे पहला क्या है कि लोग किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मांगने लग रहे हैं और इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसका मिस यूज भी कर रहे हैं, बिना मतलब के किसी को परेशान किया जा रहा है उसको। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सूचना का अधिकार, हानि लिखकर हानि में ही ऐसे बनाएंगे क्लाउड वाला। 1 नंबर लिखेंगे कि लोगों के निजी जानकारियों को मांगा जा रहा है, लोगों को निजी जानकारियों को मांगा जा रहा है। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, इससे और क्या दिक्कत है और क्या इससे हानि है। सरकार के, अब लिखेंगे दूसरे नंबर में, सरकार के बहुत अधिक धन इसमें खर्च हो रहे हैं, इसी जानकारी को निकालने में, जानकारी को इकट्ठा करने में, देने में सरकार को बहुत ज़्यादा धन क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहा है। बिना मतलब के लोग जानकारी मांग रहे हैं, जिसको कोनो मतलब नहीं है, बस ऐसा ही जानकारी कि हमारा नाम हो जाए हम जानकारी मांग ले बस। तो 2 को लिख सकते हैं, उसमें भी थोड़ा बढ़ा कर लिख सकते हैं आप। निष्कर्ष में क्या लिखते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे नुकसान हुए, अंतिम निष्कर्ष में गिनवा दीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात, आप इसको थोड़ा इंटरनेट से भी आप सर्च करके मन है तो लिख सकते हैं। हाँ, अगर नहीं मन है, अगर आप चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन का आंसर हम ही लिख कर आपको बताएं, तो आप कमेंट करके बताइए, तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। और इसको आंसर को लिखकर इसको भी और बाकी 3 को और आंसरों को टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।